चलो एक बार पहले रिवाइज कर लेते फटाफट। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अपन करके गए थे। चैप्टर नंबर 4 जस्ट शुरू किया था, जिसमें केतन पारेख पे अपन बात कर गए थे मेरे ख्याल से लास्ट में, है ना? नहीं नहीं, बहुत सारे में तो कौन से केस करवाया मैंने? विमला करवाया, केतन पारेख करवाया, और विमला, केतन पारेख, हाँ 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 हाँ, गोल्ड गोल्ड, हाँ। नाम क्या है वो पता? वो कोई स्मगलिंग वाला था क्या? केस का नाम तो लिख, वो हो गया ना विमला। पद्मनाभाचार्य, वो तो ठीक है, उससे रेफरेंस से अपने को कोई मतलब ही नहीं है। केस का नाम याद होना चाहिए। एक पद्मनाभाचार्य किया, एक विमला देवी किया, और एक केतन पारेख किया, बराबर। इतने केस अपन ने पढ़े थे, ठीक है। चलो शुरू करते। शुरू करते सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तुम लोगों ने क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं, ठीक। ये तुम लोगों ने अगर 1, 2, 3 पढ़ा ही नहीं है तो मैं 4 नंबर वाला चैप्टर पढ़ाऊ भी क्यों, है कि नहीं? चलो पहला चैप्टर शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, उसके साथ अपन ने पढ़ा, और लास्ट में क्लास एक्शन सूट्स। 241 टू 245 देखा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उस पर्टिकुलर एंटायर कॉन्सेप्ट का, ठीक है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के अंदर एक सबसे जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट वाला एक शॉर्ट नोट मैंने नोट टेक्स्ट बुक से पढ़ाया था, याद है? शेयर होल्डर एक्टिविज्म, हाँ। वो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी हिसाब में छोड़ना मत, ऑप्शन में भी नहीं, और लास्ट में पढ़ूंगा ऐसे भी नहीं चाहिए, तो स्टार्ट ही उधर से 241 टू 245 के बाद फॉस्ट वर्सेस हर बॉटल के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड है। फॉस्ट वर्सेस हर बॉटल वाला रूल याद है? जोर से। प्रोटेक्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी, परफेक्ट। फर्स्ट वर्सेस हर बॉटल में, अच्छा चल एक सिंपल सवाल पूछते। फर्स्ट वर्सेस हर बॉटल में फर्स्ट के साथ एक और आदमी था, उसका नाम क्या था? नाम क्या था? होता टी से कुछ तो, टॉर्टन, कौन है ये? ऐसा ही कुछ थोड़ी, मार्क्स ऐसा ही कुछ लिखने का मिलेगा। कौन था केस में? टूटॉन। फॉस और टूटॉन केस फाइल किया था किसके अगेंस्ट? हार्बॉटल। हार्बॉटल कौन है? डायरेक्टर है, कौन सी कंपनी का? हाँ ठीक है, ठीक है। चलो फॉस वर्सेस हार्बॉटल के अंदर अपन ने एक्सेप्शंस पढ़े थे कि प्रोटेक्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी, तो ठीक है कि मेजोरिटी है तो उनका अपने को सुनना चाहिए। हर बार माइनॉरिटी का तलवार लेके खड़े रहोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस अपन ने पढ़े थे। एक्सेप्शंस याद है? यस, एक एक्सेप्शन बता, पढ़ो पूरा। फर्स्ट हार्बॉटल, उसके एक्सेप्शंस, रेफरेंस, केस लॉ सब पढ़ो। मैं क्या टाइम पास के लिए थोड़ी इधर पढ़ा रहा था, एग्जाम में आने वाला है ये सब। चल स्टार्ट करते हैं। फ्रॉड, चलो समझो, अभी स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉड वाला चैप्टर, ठीक है। फ्रॉड, नाउ बेसिक बाइफर्केशन अगर देखोगे तो दिस चैप्टर इज बाइफर्केटेड इन 2 पार्ट्स। एक होता है कंपनीज एक्ट, और दूसरा होता है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। ऑनलाइन वालों हो ना? ध्रुवे, अनुश्री, ये जवाब देते जाओ भाई तुम लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हो उधर बैठ के? अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर इंडियन पीनल कोड। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में नाम के लिए तो चलो ये दो ही है, ये, लेकिन ये दोनों का नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है। रीजन बीइंग इनके नीचे बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिनको इलेबोरेट किया हुआ है। अदर देन दैट, फ्रॉड का मतलब तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे एक और अपन ब्रांच बना है, सेबी के हिसाब से फ्रॉड क्या होता है?
वो भी डाला है चैप्टर के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से फ्रॉड क्या होता है वो भी डाला है चैप्टर में। मतलब इट इज नॉट ओनली एज पर कंपनीज एक्ट या इंडियन पिनल कोड, इट इज एज पर मल्टीपल लॉज। मल्टीपल लॉज के हिसाब से फ्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है या फ्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है या उनका डेफिनेशन क्या है वो भी डाला है। लेकिन ये दो मेन है क्योंकि इनके अंदर जो है खाली मीनिंग देके छोड़ दिया है। ठीक है, फ्रॉड की अगर अपन बात करें तो द फ्रॉड का जो डेफिनेशन आएगा, बेसिक पॉइंट अगेन तुम लोगों को पता भी होगा शायद, दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं, टाइप और दूसरा एग्जॉस्टिव टाइप। फ्रॉड का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें दोनों अवेलेबल है, दोनों। इंक्लूसिव टाइप मतलब जहां पे इंक्लूड्स ये वर्ड आता है, बराबर। और एग्जॉस्टिव टाइप मतलब कौन सा वर्ड आता है, मीन्स। ठीक है, फ्रॉड इंक्लूड्स सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, फ्रॉड मीन्स सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, ये दोनों भी चीजें अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो फ्रॉड के बारे में अगर ओनली खाली नॉर्मल डिस्कशन भी अगर तुम करने बैठो ना किसी के साथ, तो जितना छोटा वर्ड है ना उतनी बड़ी दुनिया है। फ्रॉड का कोई लिमिट नहीं होता। ठीक है, अपने पास ऐसे भी फ्रॉड है जो 500 रुपए के लिए भी हुआ है और ऐसे भी फ्रॉड है जो 40-50 हजार करोड़ रुपए के लिए भी हुआ है। तो फ्रॉड हैज नो लिमिट्स, नो बाउंड्रीज, नो बाउंड्स, एंड सेम गोज विद द चैप्टर आल्सो। इस चैप्टर में इतने सारे केस है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, इतने सारे एक्चुअल रियल प्रैक्टिकल इवेंट्स है जो इंडिया में हुए। ठीक है, जिसमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लागू पड़े, जिसके अंदर एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन पड़ता है 447। हाँ, अब इसके साथ साथ अगर तुमने एग्जीक्यूटिव का तुमको कंपनीज एक्ट याद हो तो बहुत सारे पूरे कंपनीज एक्ट में सेक्शन ऐसे पे फ्रॉड का जिक्र हुआ है। ठीक है, कि डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, या कंपनीज इन्वॉल्व इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। अब ये फ्रॉड का जिक्र जिधर जिधर हुआ ना, जितने भी सेक्शंस में पूरे कंपनीज एक्ट में करीब 20, 25, 30 सेक्शन होंगे, जितने भी सेक्शन है जहां पे फ्रॉड का जिक्र अगर हुआ है तो हर वो सेक्शन के लिए 447 लगेगा। बरोबर, मजे की बात, मॉड्यूल है तुम्हारे पास, दे मॉड्यूल दे, खोलो मॉड्यूल खोलो अपना। पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 आ जाओ। आए 63 पे आए, ये ले ये ले ले ले, इधर दो मॉड्यूल एक दे दे। है बेटा तेरे में, पुराना है नया है, पुराना है, ला मेरे को दे दे। आए तुम्हारे पेज नंबर 63 पे, ये देख उधर ऐसा कुछ टेबल है, मिला? ये टेबल क्या है पता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस, इट इज अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट जिसके अंदर फ्रॉड का जिक्र होता है और 447 लगता है। ये इतने सेक्शन है पूरे कंपनीज एक्ट में जहां पे फ्रॉड 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 ये वर्ड आता है। 20 नाम दिए हुए इन लोग ने यहाँ पे, 20, समझ रहे? अच्छा, ये 20 नाम के बाद अगर तुम देखो क्या है, ये 20 सेक्शन जो है उन्हीं को इलेबोरेट किया है। एग्जीक्यूटिव पोर्शन सारे सेक्शन तुम पढ़ चुके हो, ऐसा देख के कितना मजा आता। अरे ये तो मेरे को आता है, अरे ये तो मेरे को आता है, ये है कि नहीं? लेकिन एक सेक्शन जो है ना इसके अंदर, सेक्शन 212, इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय SFIO, ये उन्होंने एक ही पैराग्राफ डाला हुआ है, दिख रहा है? वो जो पैराग्राफ डाला हुआ ना वो सेक्शन 212 का, इसमें लिखा नहीं है, सेक्शन 212 का सब सेक्शन 6 है, 212 का सब सेक्शन 6 है। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो उसका तो नाम ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वो, बराबर। तो ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर 2 सेक्शन है पूरे कंपनीज एक्ट में, 211, 212। ठीक है, 211 में SFIO क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया है, जिसका फ्रॉड से लेना देना नहीं है वो SFIO क्या होता है वो बताया। और 212 में वो अबे है
और 212 में वो एसएफआईओ करता क्या है वो बताया उन्होंने। ठीक है, तो एसएफआईओ करता क्या, ये 212 के अंदर लंबा चौड़ा आंसर है 12-15 पॉइंट का एसएफआईओ का। ठीक है, जिसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, दैट इज सब सेक्शन 6 विच सेज दैट फ्रॉड वाले जितने भी ऑफेंस होंगे वो इसके पावर्स में, इसके परव्यू में कवर होते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पे वर्ड्स कैसे यूज किए रहेंगे पता है 212 में, वो बोलते हैं कि सेक्शन 452 को छोड़, 452 पता है कौन सा सेक्शन है? नहीं, वो तो पढ़ा होगा ना यार बचपन में, 452 तो नहीं पढ़ा, इसमें भी नहीं जाएगा तुम लोगों को 452 नहीं पढ़ा याद? हिंट हिंट तो हिंट, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग विथ होल्डिंग द प्रॉपर्टी। एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ा, प्रोफेशनल में तो पढ़ा ही होगा, मैं नहीं पढ़ा था। तो ये 212 का 6 क्या बोलता है कि जहां जहां पर भी फ्रॉड इन्वॉल्व होता है ना वहां 47 लगता है। 447 हर फ्रॉड वाले केस में लगेगा एक्सेप्ट फॉर 452। 452 पे 447 का पेनल्टी नहीं लगाते अपन। ठीक है, उसको एक्सेप्शन पे रखा है, मतलब अगर पेनल्टी मारा भी तो एसएफआईओ के अंडर नहीं डालेंगे उसको वैसा। ठीक है, दैट इज गिवन अंडर योर 212 का 6। ठीक है, अब कंसिडरिंग हाउ द पोर्शन गोज, इफ द टाइम प्रॉपरली परमिट्स, 212 सेक्शन जो है पूरा सेक्शन करना है अपने को, रेफरेंस के लिए भी रेलेवेंस के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे तो एक पैराग्राफ देके छोड़ दिया, बाकी सारे सेक्शन जो भी दिए ना सब में एक एक पैराग्राफ ही दिया हुआ है। सर्टेनली इतना तो तुमको पता है, ये पूरे पूरे जो सेक्शंस है ये इतने छोटे छोटे तो नहीं है ना, इतने छोटे छोटे तो नहीं है कोई भी, बट उन्होंने क्या है पूरे सेक्शन में जहां पे फ्रॉड का रेलेवेंस है बस उतना तुमको बताना चाहते हैं कि भाई देखो इसमें फ्रॉड वर्ड लिखा है ना मतलब 447 लगेगा, इसमें फ्रॉड वर्ड लिखा है ना 447 लगेगा। ऐसा कंपनीज एक्ट में 20 बार हुआ है, तो ये कहां कहां 20 बार हुआ है उसका लिस्ट तुमको दे दिया है। ठीक है, सर ये लिस्ट बाय हार्ट करना है क्या? नहीं, सेक्शंस याद रखने, खाली सेक्शंस याद रखने, रीजन बीइंग कोट करने के लिए, इन केस कोई पर्टिकुलर सेक्शन में से कोई सवाल पूछा तो पता चलना चाहिए कि भाई ये तो कंपनीज एक्ट का तुम्हारा एसएफआईओ का सेक्शन है, या सेक्शन 66 68 के बारे में पूछ लिया, अच्छा ये तो बायबैक का सेक्शन है। इतना खाली कोट करने के लिए, बाकी तुमको कोई ऐसा नहीं बोलेगा लिस्ट डाउन 5 सेक्शंस फ्रॉम कंपनीज एक्ट जिसमें फ्रॉड दिखता है तुमको, वो सब ऐसा इधर अपने कोर्स में नहीं आएगा, प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आएगा, समझे पक्का? ठीक है, चल बंद कर दे मॉड्यूल, अभी कुछ काम नहीं है, ये दिखने का था अपने को। अब ये फ्रॉड वाला जब सीन हुआ ना, फ्रॉड में अब 212 से 457 को नहीं है, 452 को, हाँ हाँ, क्योंकि उसको एक्सेप्शंस 452 अगर पढ़ा होगा अपने क्लास में लिखा हुआ है, 452 के अंदर उसके खुद के एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि 452 के अंदर वो एम्प्लॉई है जो तुम्हारी कंपनी की प्रॉपर्टी को विथहोल्ड करके रखा हुआ है, तो उसको तुम फ्रॉड करार नहीं दे रहे हो क्योंकि 452 के अंदर ही के लिए से एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं वैसे। सो इट इज केस स्पेसिफिक, उस हिसाब से समझो, वो केस स्पेसिफिक होगा इसलिए उसको अलग से छोड़ दिया कि अगर 447 दिया और एक्सेप्शन में भी आता है तो फॉलो करके क्या फॉलो कर, तो सीधी बात है 452 फॉलो कर, द जनरल रूल ऑफ लॉ स्पेसिफिक टू बी फॉलोड ओवर जनरल प्रोविजन वैसा। चल अब समझो कॉन्सेप्ट समझो, ये फ्रॉड वाले केसेस जो थे ना ये इंडिया में लास्ट 10 साल से कम दिखे, ठीक है, लेकिन 10 साल से पहले अगर तुम देखोगे तो सबसे फेमस वाले जो लास्ट 2-3 केस बने अपने इधर 2010 से 2014 के बीच में, किंगफिशर, ललित मोदी आईपीएल वाला, नीरव मोदी, बराबर, मेहुल चोकसी, अरे ऑफ कोर्स मेहुल चोकसी, और इन सबको चेरी ऑन द केक शारदा चिटफंड। शारदा चिटफंड केस जो है वो केस नाम में छोटा है, फेमस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है। शारदा चिटफंड केस की खासियत ये है कि उस केस में पॉलिटिकल नेक्सस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से वो ज्यादा बाहर खुल करके, और तुम लोग को मालूम नहीं पड़ा, वैसे जो कॉमर्स फील्ड से है
वो लोग को तो सब लोग को पता है शारदा चिटफंड क्या था। अब तुमको मैं बोलूं शारदा चिटफंड वाला केस मतलब 2012 से 2013 12-13 के आसपास, आज से 10 साल पहले, तो वो टाइम पे तुम क्या थे? वो टाइम पे फ्रॉड वाला सीएस करना ये भी नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो उतना पढ़ा भी नहीं होगा। किंगफिशर तो क्या, तो वो तो देख के इंटरेस्ट आता है इसलिए मालूम पड़ता है ना, इसलिए वो केस सब लोग तुम लोगों को मालूम है बराबर। आईपीएल ललित मोदी वाला केस, चलो आईपीएल आईपीएल है तो कुछ तो होएगा, मजा आएगा करके थोड़ा बहुत शायद पढ़ लिया होगा, बाकी कुछ उसका भी मतलब हुआ नहीं, ठीक है। तो ये जो केसेस हुए ना, ये केसेस जितने भी फ्रॉड के हुए, वो इंडिया में एकमात्र कमिटी है जिसके पास ये सारे केस जाते हैं। ये बाप आदमी है जे ईरानी, जबरदस्त आदमी है। ये फ्रॉड बीड वाले जितने भी केस तुम देखोगे ना, ये मेजॉरिटी केसेस इसी के पास जाते हैं। एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी का हेड कौन? जे ईरानी, ठीक है। जे ईरानी कमेटी का हेड, एंड ही विल आई ट्राई टू आइडेंटिफाई what are the root causes of the fraud and how can we do the PDC of the fraud, prevention detection correction of the frauds। 2004-5 के आसपास ये कमेटी को वापस एक्टिवेट किया गया था, ठीक है। 4-5 के आसपास इस कमेटी को फिर से एक्टिवेट किया था, बहुत सारे पावर्स दिए इनको, फ्रीडम दिया इनको कि तुम बनाओ, लॉ बनाओ, और लॉ बनाओ, और कैसा लॉ बनाओ पता है? डेटरेंट। डेटरेंट समझ में आता है? खतरनाक, मतलब किसी को तोड़ के रख देना, ऐसा वाला लॉ बनाओ कि फ्रॉड करने से पहले वो रूह कांप जाए उसकी, वैसा वाला लॉ बनाओ, ठीक है। बनाया वो लोग ने, बनाया, क्या बनाया था पता है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की पेनल्टीज अगर तुम देखोगे ना, सच्ची में किसी की रूह कांप जाए ना, वैसी पेनल्टीज थी 1 साल पहले तक। 2020 में चेंज हो गया, सब क्रिमिनल पेनल्टीज को सिविल पेनल्टीज बना दिया, मेजॉरिटी 50 से ज्यादा पेनल्टीज चेंज हो गई। जहां जहां पे इम्प्रिजनमेंट था हटा दिया, कुछ पे रखा हुआ है, बाकी मेजॉरिटी प्लेसेस से फाइन और इम्प्रिजनमेंट वाला जितना भी था उधर फाइन करके इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया है, और एंड इम्प्रिजनमेंट वाला था वहां पे और डाल दिया। ऐसा भी कई जगह पे हुआ है, कुछ कुछ जगह पे ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे 447 हो गया, उधर चेंज नहीं करते। तो ये जे ईरानी कमेटी का काम क्या था पता है? इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही की थी कि इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 2004-5 में प्रपोज किया था, वो तब जाके 8-9 साल बाद पास हुआ। यही जे ईरानी कमेटी ने कंपनीज एक्ट 2013 का पहला प्रपोजल डाला था 1995 में, कि अपना जो कंपनीज एक्ट है वो 1.5 उम्र का हो चुका है, 1912 से चलते आ रहा था, 56 में चलो मेजोरिटी चेंजेस तुम लेके आए, बट 56 से लेकर के 95 तक ऑलरेडी 40 साल बीत चुके, अब तो चेंज करो। तो तब वह पॉलिटिक्स अपना वैसा, सिस्टम वैसा, परमाणु बम का वो टाइम पे चल रहा था अटल साहब, ठीक है, 95-96 के आसपास। तो पॉलिटिकल इश्यूज, लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में रिजेक्ट, इधर नहीं, इधर पास नहीं हुआ तो उधर यहाँ से रिजेक्ट, यही सब चलते 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 कुछ नहीं तो चलो 1999 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, कि सेंट्रल एक्ट चेंज नहीं करते, कुछ कुछ चेंजेस लेके आते हैं, एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं। वो 99 वाला एक्ट 2004-5 तक चला। ये लोग ने बोला कि भाई इट इज हाई टाइम, फ्रॉड्स इंक्रीज ही इसीलिए हो रहे बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स in the Companies Act which bear loopholes and you need to close the loopholes, and in order to close the loopholes what you need to do, you need to bring a new Companies Act। उसके बिना नहीं होएगा। हाँ ठीक है, हाँ करते, आपने बोला तो कंसिडर करेंगे, ये वो करते 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 2013 सितंबर 29 को फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया, which replaced the ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 इन टोटलिटी, ठीक है। ये जे ईरानी लेके आया, मतलब जेन्युइनली बाप बंदा था ये। कंपनीज एक्ट 2013 के तुम अगर प्रोविजंस पढ़ोगे, यू विल एक्चुअली ऑनेस्टली फील कि यार ये प्रोविजंस जो हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के आज पढ़ने के लिए इतना चैलेंज लगा रहे, ये लोग ने 95 में सजेस्ट किए थे, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 25-30 साल पहले, समझ रहे? मतलब यू कैन इमेजिन आईक्यू लेवल कितना होएगा वो लोग का।
एक सिंपल प्रोविजन तुम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, एवरी कंपनी शुड हैव मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग, ठीक है, प्लस एटलीस्ट 1 इन ईच, वो बराबर याद रहेगा, एवरी एटलीस्ट 1 इन ईच क्वार्टर। बस क्या रहे, क्वार्टर सुन के ऐसी आ रही है, इधर देख, एटलीस्ट 1 इन ईच क्वार्टर। ये प्रोविजन सबसे वाहियात, सबसे बकवास। तुम लोगों ने पढ़ा था ये प्रोविजन? कुछ समझा था ये प्रोविजन में? इस प्रोविजन को जे ईरानी कमेटी के सजेशंस के हिसाब से जो 1995 से 2004-5 में आए, फिर फाइनली कंपनीज एक्ट जब बना, इस प्रोविजन को सबसे पहले चेंज करवाया। नया प्रोविजन क्या बना है? मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर, ये वही है एवरी ईयर, ठीक है, प्लस गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स, कितना बोला? शैल नॉट बी नॉट मोर देन 120 days। कुछ फर्क है क्या दोनों प्रोविजन में? समझा सकते हो? ये इधर बरोबर, यहां पे फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट डे पे, नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे पे, और इधर अपन ऐसे कर सकते हैं ना, 1 अप्रैल को, फिर 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, फिर 4 अप्रैल को। अबे तो नॉट मोर देन 120 डेज है ना वो। चार मीटिंग तो हो गई मेरी। समझा क्या कुछ? तू क्या बोल रहे 120 डेज 120 डेज? तूने क्या बोला लेकिन वो नहीं समझा। हाँ तो कौन बोला उधर से? कोई तो बोला ना 120 डेज 120 डेज करके। ये 1 2 3 4 आया तो ये बराबर है? नहीं, क्यों? प्रोविजन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? कैसे बता? लास्ट क्वार्टर किधर से है इधर? अरे ये खत्म हो गया, एटलीस्ट 1 इन ईच क्वार्टर तो प्रोविजन ही डिलीट हो गया ना। ये 56 है, अतीत है वो। क्या हाँ क्या हाँ? इसके बाद 5वां मीटिंग कब करोगे फिर? समझा? इधर अगले साल पे होएगा ना वो तुम्हारा, तो गैप कितना हो गया? क्या लिखा है इधर? मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर, ठीक है, और मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स। ये मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स मतलब ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स ऑफ दैट ईयर थोड़ी बोले, कोई भी 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में। समझा? तो अल्टीमेटली तुम कितना भी अपने अंदर का आर्यभट्टा को जगा लो, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा लो, यू विल एंड अप होल्डिंग 1 इन ईच क्वार्टर ओनली। बट वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यू विल हैव टू होल्ड समवेयर इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर ओनली, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दैट इज इफ तुमको साल में 4 ही मीटिंग करना हो तो। अगर तुमको 40 मीटिंग करना है तो कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे? कॉन्सेप्ट जा रहा है? तो प्रोविजन समझो, ये चीज उन्होंने 20 साल पहले ही सोच के रखी थी कि ये बकवास है। गेटिंग द पॉइंट? ये जे ईरानी कमेटी का पावर था। गेटिंग द पॉइंट? सो जे ईरानी कमेटी के ऊपर नहीं, बट उनके जो कॉन्सेप्ट है उस 1 मार्क 2 मार्क वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है, हमेशा रहती है। ठीक है, एक सिंपल स्टार्ट करते, पहले थोड़ा बहुत लिखते जे ईरानी कमेटी के में भी आइडिया। हेडिंग क्या दिया तुम लोग ने? कुछ भी नहीं दिया ना, खाली 447 लिखा है। ठीक है, 447 के ऊपर जगह है 1 लाइन। हाँ बस 1 लाइन ही,
इन्हें इन्हें मार्जिन में उसके भी नीचे, उसके भी नीचे, हाँ उधर ना, हाँ तो 47 के ऊपर जगह है ना, जगह उधर हेडिंग दो बड़े बड़े हैंडराइटिंग में अलग कलर से, ठीक है, बड़े बड़े हैंडराइटिंग में अलग कलर से हेडिंग दो, फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट, और उसको दे दो रोमन नंबर 1, फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट, और उसको दे दो रोमन नंबर 1। टोटल अपने 2 रोमन आएंगे इधर, एक फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट वाला फ्रॉड और एक फ्रॉड अंडर आईपीसी, वो दूसरा आएगा तब देखेंगे। अभी अपन फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट करते हैं, जिसके अंदर पहला चीज जो तुमको करना है वो है 447, तो वो तो कर चुके अपन, ठीक है। तो पहले एक बार 447 का पेनल्टी पढ़ लो, 447 का पेनल्टी पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। जो लोग ओल्ड प्रोविजन से ओल्ड बुक से पढ़ रहे हो, मॉड्यूल वॉड्यूल अगर कर रहे हो, एक अटेम्प्ट पूरा ना होगा तो चलेगा, 2-3 अटेम्प्ट पूरा ना अगर है तो जो फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट में जो लेफ्ट साइड पे माइनर फ्रॉड लिखा है ना, जिसमें 50 लाख का पेनल्टी है ना, वो पहले 20 लाख हुआ करता था। तो अगर किसी का एकदम पुराना मॉड्यूल या कुछ है जिसमें 20 लाख लिखा हो तो वो छोड़ देना, अपना ये वाला ही 50, ठीक है। रेडी, चल हेडिंग दो इंट्रोडक्शन, हेडिंग दो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, रेडी। द फर्स्ट पॉइंट, द रेड पेन, जे ईरानी कमिटी, जे ईरानी कमिटी, नॉर्मल पेन, set up by the government, set up by the government in 2004, in 2004, submitted a report in 2005 with its recommendations, with its recommendations, with its recommendations, full stop. Next point, next point, all the recommendations of the committee, all the recommendations of the committee have received a new shape. All the recommendations of the committee have received a new shape. New shape in red pen, shape. तुम लोगों ने क्या समझा? शेक है ना, तुम लोग शेक समझा, शेर समझा, शेप और शेर तो एक जैसा सुनाई भी नहीं देता। इन द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, the new Companies Act 2013, full stop. Next, red pen se continue, next point, naya point. One of the recommendations, normal pen, of the committee, one of the recommendations of the committee was that
there should be there should be red pen. Deterrent, deterrent, DETERENT, deterrent ब्रैकेट में लिख दो, मतलब हेवी, हेवी एग्जाम में मत लिखना, वो लोग को आता है मीनिंग, हेवी ब्रैकेट क्लोज, रेड पेन से लिखना, पेनल्टीज, फिर नॉर्मल पेन, फॉर द कंपनीज, फॉर द companies that show irresponsible behavior or red pen, conduct fraudulent activities, फुल स्टॉप, पॉइंट पढ़, जो रेड पेन में लिखा है उतना पढ़। वन ऑफ द रिकमेंडेशन क्या था? डेटरेंट पेनल्टीज, किस पे? फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज। चैप्टर कौन सा है? फ्रॉड। समझा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो सेड दैट the provisions in the Companies Act relating to क्या लिखा? It is also said that the provisions of Companies Act relating to fraudulently inducing persons to invest money, inducing persons to invest money shall be more stringent, इसका मतलब क्या होता है? अरे पूरे प्रोविजन का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट का मतलब नहीं। डिफ्रॉड कैसे करेंगे? इंड्यूस करते हैं यानी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मैंने तुमको इन्फ्लुएंस किया और तुम अगर मेरे इन्फ्लुएंस से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और फिर डूब जाते हो, तो ऐसे रीजन की वजह से भी मेरे ऊपर पेनल्टीज जबरदस्त लगना चाहिए। रीजन बीइंग, तुमने अपना कमाई का जबरदस्त मेहनत से कमाई पैसा मेरे कहने पे इन्वेस्ट किया। मैं कौन? मैं कंपनी का ऑडिटर हो सकता है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, मैंने अपनी कंपनी के बारे में ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें तुमको बताई कि तुमको लगा यार ये कंपनी में तो इन्वेस्ट करना बनता ही है, बट ऑल व्हाट आई टोल्ड यू वाज पॉन्जी। पॉन्जी समझता? पॉन्जी, बड़ा चढ़ा के, समझा? वैसा। चला नेक्स्ट पॉइंट, द कमिटी ऑल्सो टुक अ नोट of the fact that red pen, corporate frauds involve serious intricacies, INTRI, cases, CACIES, intricacies का मतलब minute details, bracket close, that may not be easy, normal pen से, that may not be easy for the state level enforcement, the state level
law enforcement agencies to deal with and hence they are referred to SFIO established under section 211 of the Companies Act 2013. फुल स्टॉप। डन। फ्रॉड और नेग्लिजेंस में कुछ फर्क होता है कि नहीं? क्या फर्क होता है? नेग्लिजेंस मतलब, और फ्रॉड मतलब इंटेंशनल, मतलब मेंसरिया। समझा? नियत कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। विमला देवी नियत नहीं था, ठीक है, तो उनको पेनल्टी मारा, फ्रॉड का नहीं मारा, है ना। पद्मनाभाचार्य नियत नहीं था बट पता नहीं था है कि नहीं है, तो पेनल्टी तो लगना चाहिए, है कि नहीं? केतन पारे तो फ्रॉड भी क्या, स्कैम बोल दिया अपन उसको, तो स्कैम है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज इंटेंशन। अगर इंटेंशन प्रूव हो गया तो फ्रॉड है, अगर इंटेंशन प्रूव नहीं हुआ तो फ्रॉड नहीं है। सिंपल सी बात। इंटेंशन नहीं था ये प्रूव कर देगा, वरना इट इज अज्यूम्ड कि इंटेंशन था। समझ में आ रहा है? क्योंकि गलत तो हुआ है, जो भी गलत हुआ है उससे किसी का नुकसान तो हुआ है, मतलब किसी को तो फर्क पड़ा है, मतलब फ्रॉड तो है। अगर तुम ये कह रहे हो कि फ्रॉड नहीं है, ये तो गलती से मिस्टेक है, तो प्रूव करो। गेटिंग द क्लियर? यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फ्रॉड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेग्लिजेंस। फ्रॉड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेग्लिजेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ fraud is distinguishable from negligence from the perspective of whether the act is willful or otherwise. Whether the act is willful or otherwise. Full stop. विलफुल मतलब जानबूझ के, अदरवाइज मतलब नॉट जानबूझ के, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फ्रॉड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फ्रॉड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। कौन सा टू टाइप्स है बोलो? वो टाइप थोड़ी है भाई, वो टाइप थोड़ी है। नॉन इंटेंशनल तो फ्रॉड ही नहीं होता ना बेटा। छोड़ दो, मैं बताता हूं। कोलन मारो, कोलन, नेक्स्ट लाइन में फ्रॉड ऑफ फैक्ट, बी लॉ। फ्रॉड ऑफ फैक्ट, फ्रॉड ऑफ लॉ। ये क्या होता है? फ्रॉड ऑफ फैक्ट क्या होता है? फ्रॉड ऑफ फैक्ट, फ्रॉड ऑफ फैक्ट क्या होता है? ये तो आता है तुम लोग को। फ्रॉड ऑफ फैक्ट तुमने पहले सुना है शायद, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ऐसा कुछ सुना है अगर याद हो तो। मास्क पेन, तो फ्रॉड ऑफ लॉ क्या होता है? लॉ डिस्क्लोज नहीं करना।
सिंपल बताओ, फ्रॉड ऑफ फैक्ट जो तो बोल रहा ना, फैक्ट्स को ब्रीच किया वगैरह जो भी किया, अगर ब्रीच किया है मतलब लॉ टूटा है, तो लॉ तो इधर भी टूटा है, लॉ इधर भी टूटा है। मेंस रिया। कौन बोला ऐसा? पढ़ा है ऐसा? नहीं पढ़ा है ऐसा कहीं पे? नहीं, वही पूछ रहा हूं, अगर ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, फिर ठीक है। और कोई? फ्रॉड ऑफ फैक्ट फॉर फ्रॉड ऑफ लॉ है, बहुत छोटे छोटे वर्ड। फ्रॉड ऑफ फैक्ट मतलब जो फैक्ट में फ्रॉड किया, लॉ लॉ का तुमने कॉन्ट्रावेन किया, लॉ ऐसा बोल के उड़ा दो ना तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उड़ाया। बट वो फिर क्या होगा, आगे फ्यूचर में अगर कभी इंटरव्यू के लिए गए, प्रिंसिपल ने पूछ लिया, उधर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, और ऐसा अगर जवाब दोगे ना, वो पैकेज में से जितने जीरो लगा ना, एक जीरो ही काट देगा पहले तो, वो जीरो आगे से पीछे लेके जाएगा वो। क्या बोला? वैसे समझो, इजी है, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट द लॉ, और कुछ नहीं। इंटरप्रेट द प्रोविजन, क्या कहना चाहता है। दो टाइप के फ्रॉड उन्होंने बोले, एक फ्रॉड ऑफ फैक्ट बोला, एक फ्रॉड ऑफ लॉ बोला। तो ये क्या हो सकता है? फ्रॉड ऑफ फैक्ट वेरी कॉमनली नोन एज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फ्रॉड ऑफ लॉ वेरी कॉमनली नोन एज क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये क्या हो सकता है? बोल कर। ओके ओके, गलत नहीं है आंसर, पर 100% सही नहीं है। हम्म, नहीं, ये लास्ट वाला पॉइंट गलत हो गया, लास्ट वाला पॉइंट गलत हो गया। सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम, समझने का ट्राई करो क्या क्या चाहता है। खाली ये भी तुमको पता होता ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, तो भी आंसर तुम बता पाते आराम से। हाँ बोल। हाँ, यस यस, 100% सही। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हायर अथॉरिटीज पे चैलेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन ऑफ लॉ चैलेंज हो सकता है, और अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ ही चैलेंज हो सकता है ना। एक्सेप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कुछ लॉज है जहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी चैलेंज हो सकता है टॉप लेवल तक। ठीक है ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फ्रॉड ऑफ फैक्ट या फ्रॉड ऑफ लॉ क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, लॉ इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू इंटरप्रेट। ठीक है, लॉ में तुमने अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उसमें लिटरल कंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, या फिर कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, पढ़ा ऐसा? एब्सोल्यूटा, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिक, ऐसा पढ़ा है उसमें? हाँ, ये क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है ना, वन हैज टू, जो बोला है वही सही है, वन हैज टू रीड द लॉ, अंडरस्टैंड द लॉ एज इट इज, लिटरल सेंस में। फैक्ट ये लॉ में लिखा तो है कुछ, मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन अलग है, तुम्हारे हिसाब से इंटरप्रिटेशन अलग है, समझे? मेरे हिसाब से उस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन अलग है, तुम्हारे हिसाब से इंटरप्रिटेशन अलग है। एग्जांपल देता हूं ना, एग्जांपल देता हूं। सॉरी, लगा, बच गई नीचे। कुर्सी है, कुर्सी कुर्सी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? शक्ल देखो अपनी, आया डाउट आया? इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन ऑफ लॉ। फ्रॉड ऑफ लॉ नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, समझा? क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब
मैंने पूरा लॉ पढ़ के देख लिया, उसमें कुर्सी को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने का, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पता। मैंने वर्क फ्रॉम होम चालू किया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसके लिए मैं 5,000 रुपए वाला कुर्सी लेके आया, ठीक है, मेरे लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीजन, एक ही कुर्सी है मेरे पास और वही मेरा एसेट है ना। यहाँ पे ऑलरेडी 50 कुर्सी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक आध कुर्सी का पैर टूट गया तो एक कुर्सी एक्स्ट्रा लेके आए 500 रुपए वाला। कैपिटल है क्या रेवेन्यू है? रेवेन्यू। मतलब के क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रोविजन क्या बोलता है, वेयर द लॉ इज वेरी अनक्लियर, वेयर देयर कैन बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ हुआ। और उसी लॉ को जब तुम कोई फ्रॉड्यूलेंट इंटरप्रिटेशन निकालते हो फॉर योर पर्सनल बेनिफिट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रॉड ऑफ लॉ हो गया। गुस्सा सिंपल। तुम्हारे एग्जाम देने वाले हो तुम लोग, ठीक है, प्रोफेशनल का, एक मॉड्यूल में 3 पेपर है, ठीक है, 100 मार्क वाले, मतलब 300 मार्क का पेपर है, 150 चाहिए पास होने के लिए, बराबर। और पर पेपर पास होने के लिए कितना चाहिए? 40 चाहिए। एक पेपर में पास होने के लिए 40, लेकिन पूरा ग्रुप निकलना हो तो 150 क्रॉस होना चाहिए। किसी को इसमें कोई डाउट है भाई? पक्का? इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो बोला, जो लॉ में लिखा, एक नंबर, परफेक्ट, कोई सेकंड इंटरप्रिटेशन का चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस फैक्ट को अगर कोई मरोड़ दे, इस फैक्ट अगर चेंज, जैसे एक एग्जांपल लेते ना, उत्सव, मैंने बोला अरे काम करना है, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न सब फाइल करने का और मेरे बहुत सारे कंप्लायंसेस पेंडिंग है, तो करके देगा? बोला करेगा ना सर, क्यों नहीं करेगा? बोला कितना फी लेगा? बोला 20,000। बोला ठीक है डन। मेरे पास तभी बच्चे लोग का फीस आया था, पॉकेट में पड़ा था पैसा, मैंने निकाल के उत्सव को दे दिया, ले भाई काम निपटा के मेरे को बता दे रहा। 2 घंटे बाद पुलिस आई मेरे को पकड़ने को, यू आर अरेस्टेड, यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब काय को? यू आर अरेस्टेड फॉर सस्पेशन टू कमिट मर्डर। मैं मर्डर? मैं तो क्लास में बैठा हूं, मैंने क्या किया? बोले आप पहले हमारे साथ चलो। गया पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में गया, एंट्री मारा, एंट्री मारते ही देखा क्या, उत्सव उधर ही बैठा है, कपड़े वपड़े सब खून 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 खून। तू इधर क्या कर रहा है? मैंने पुलिस वाले पूछा ये इधर क्या कर रहा है? जब हमने उसको रंगे हाथों मर्डर करते हुए पकड़ा है, ठीक है, मैं इधर क्या कर रहा हूं? आपने मर्डर करवाया। मतलब ये कैसा लॉजिक है तुम्हारा? उत्सव को तुमने रंगे हाथों मर्डर करते हुए पकड़ा, मतलब मर्डर मैंने करवाया। बोले हमने उत्सव की तलाशी ली, जेब में से 20,000 रुपया रोकड़ा निकला। हमने पूछा किसने दिया? बोले हर्ष कचाले। फैक्ट्स ही गलत है पुलिस वालों के। समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? और उधर का उत्सव बोल दे इन्होंने बोला था मारने को, फ्रॉड ऑफ फैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? पद्मनाभाचार्य, अगर वो जिसके पास गए थे वो गोल्ड लेने के लिए, स्मगलर, वो तो खड़े थे ना, राउंड मार रहे थे, टहल रहे थे, पता है? वो स्मगलर अगर बोल दे पार्टनर है मेरा, क्या होएगा पद्मनाभाचार्य के साथ? समझ गए ना? कॉन्सेप्ट समझा? फ्रॉड ऑफ फैक्ट, फ्रॉड ऑफ लॉ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो। फ्रॉड कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड कंसिस्ट ऑफ डिसीटफुल, डिसीटफुल, DECEIT, DECEITFUL, deceitful practice, deceitful practice resorted to, कॉमा, ये क्या होता है? ज्यादा इंग्लिश हो गया। deceitful practice resorted to,
डिसीटफुल मतलब फ्रॉडुलेंट, किसी को डिसीव करने के इंटेंशन से, बराबर. रिजॉर्टेड टू मतलब यूज करना, कॉमा. विथ एन इंटेंट टू डिप्राइव, with an intent to deprive, with an intent to deprive another person, with an intent to deprive another person of his rights, of his rights, or in some manner, to do him some injury, in some manner to do him some injury, to do him some injury. फुल स्टॉप. आराम से, आराम से. किसी को उनके हक से दूर करना, हक नहीं देना, या फिर उनका नुकसान के इंटेंशन से काम करना, ये दोनों ही फ्रॉड के विंडो में आता है, बरोबर. नेक्स्ट, fraud like negligence, fraud unlike negligence is always positive, is always positive, is always positive. पॉजिटिव का मतलब ब्रैकेट में लिखो एक्टिव, 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 एक्टिव. मतलब कहना क्या चाहते हो कि फ्रॉड जो है वो नेग्लिजेंस की तरह गलती से हो गई चीज, मुझे तो पता भी नहीं था, वैसा नहीं होता है. दिस इज ऑलवेज एक्टिव. ऑलवेज एक्टिव मतलब प्लान्ड है, पता है क्या कर रहे हैं, ठीक है. इंटेंशन यही है कि हमारा किसी तरह से जबरदस्त वाला फायदा हो, तेरा नुकसान होता हो तो हो, ठीक है. यही इंटेंशन से हम कर रहे हैं. मतलब एट ऑल पॉइंट्स, पूरे फ्रॉड के दरमियान, एट ऑल पॉइंट्स यू आर अवेयर दैट यू आर, वॉट एवर यू आर डूइंग इज अ फ्रॉड, वॉट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, बट स्टिल मैं तो कर रहा हूं. समझ रहे, पता है जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं, वो फ्रॉड है. समझा, पक्का. नेक्स्ट लिखो, रेफरेंस केस, रेफरेंस केस. द अबे एनाकोंडा कितना बड़ा, द Honorable Supreme Court, the Honorable Supreme Court, in the case of red pen, Dr. Vimla versus Delhi administration, Dr. Vimla versus Delhi administration, stated that फिर नॉर्मल पेन, fraud is meant to be done with an intention to deceive. Fraud is meant to be done with an intention to deceive. Whether it is from any computation of any advantage, to the party himself, computation of any advantage to the party himself, or from the ill will, ILLWILL, ill will of the other, डन. अब वो जो तुमने लिखा ना उधर, क्या लिखा, एडवांटेज टू द पार्टी हिमसेल्फ, ठीक है, उसको ऐसे अंडरलाइन करो, और इल विल ऑफ द अदर को भी बाजू में ऐसे अंडरलाइन करो. अलग पेन से करना, अलग पेन से मालूम पड़े, ठीक है. फिर पेंसिल है तुम्हारे पास, पेंसिल हो तो पेंसिल लो,
ठीक है, ये दोनों के ऊपर या नीचे जिधर जगह हो ऐसा छोटा सा एरो करके लिखो, एडवांटेज टू पार्टी हिमसेल्फ के नीचे खुद का फायदा, खुद का फायदा, खुद का फायदा। डन। इल विल ऑफ द अदर के नीचे लिखो दूसरे का नुकसान, दूसरे का नुकसान, दूसरे का नुकसान। When you talk about fraud, अगर तुम खाली खुद के फायदे के बारे में सोचते हो तो भी फ्रॉड माना जाएगा, अगर तुम किसी और के नुकसान के बारे में सोचते हो तो भी फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, खुद फायदे के लिए सोचते हो तो भी नुकसान माना जाएगा, और किसी और के नुकसान के बारे में सोचते हो तो भी नुकसान माना जाएगा। कंसेप्ट समझा? ये दोनों ही केस को फ्रॉड माना जाएगा। दैट्स व्हाट आई मीन, दोनों केस को फ्रॉड माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? एक बार रीड कर लो जो पॉइंट्स। विमला देवी वाला केस याद है तुम लोग को? यस, गाड़ी का इंश्योरेंस। लड़की का नाम क्या था? नलिनी। नलिनी के नाम से जो साइन किया था, याद है? यस। गार्डियन लिख करके साइन करते तो चल जाता, लेकिन साइन भी गार्डियन लिख के खुद का करना चाहिए। नलिनी नहीं, नलिनी के नाम पे तो चलेगा। हो गया 10 पॉइंट? रेफरेंस केस लॉग इनके 10 पॉइंट हुआ ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो नया हेडिंग, फ्रॉड लिख करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक साइड लिखो इंक्लूसिव टाइप ऑफ मीनिंग डेफिनेशन, दूसरी साइड एग्जॉस्टिव टाइप ऑफ डेफिनेशन। डन।